नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर का दिवस है। आज का दिवस हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक तरह से हमारे देश का एक पर्व है। आज ही के दिन हमारे देश की 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी व हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज ही के दिन जन्म लिया। ये 2 ऐसी महान विभूतियां थीं, इन्होंने न कि भारत देश के अंदर बल्कि समूची वैश्विक स्तर पर भारत देश का मान बढ़ाया, भारत देश का परचम लहराया। 2 संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी सोच, अपनी विचारधारा के साथ एक अमिट छाप दुनिया में छोड़ा। जी हाँ, आज हम बात करते हैं इन दोनों विभूतियों के बारे में। एक तरफ गांधी जी व्यक्ति नहीं विचारधारा के तौर पर स्थापित हुए, वहीं दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो राजनीति में शुचिता, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता की जो छाप छोड़ी वो अमिट है एवं अनुकरणीय है, वो अनुसरण करने के योग्य है। कलियाजी नारे जय जवान जय किसान के एक रचयिता के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने खेत पर हल चला रहे किसान और सीमा पर खड़े जवान को देश के सभी देशवासियों के दिल में जय जवान और जय किसान का नारा देकर एक स्नेह सम्मान की जगह स्थापित करने में पूरे देश के लोगों के मन में एक भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बड़ा युद्ध जीता और ऐसे नेता जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के कारण निःशुल्क नाव की सवारी करने की अपेक्षा तैरकर गंगा नदी को पार करना बेहतर समझा। ऐसे कई ऐसे संस्मरण हैं जिनमें हम आगे वीडियो के माध्यम से क्रमशः एक सीरीज के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी लोग हैं कि इनको एक 10 मिनट के वीडियो में या 1 घंटे की वीडियो में नहीं इनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जा सकती। जी हाँ, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हुए देश को आज़ादी के आंदोलन में नई दिशा दी। मैं जानता हूँ जब गांधी जी का नाम आता है तो विवाद के साथ उनको जोड़ा जाता है। उसका कारण यह नहीं कि गांधी जी विवादित थे, उसका कारण यह है गांधी जी आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक दल कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए उनका विरोध होना स्वाभाविक भी है। और लेकिन गांधी जी जितने प्रासंगिक उस वक्त थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। गांधी जी जितने प्रासंगिक भारत देश के लिए थे उतने ही प्रासंगिक वैश्विक स्तर पर हैं। गांधी जी के अनेक प्रयासों से पूरे देश के अंदर तो परिवर्तन हुए ही, लेकिन वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। जी हाँ, गांधी जी ने अपने संघर्ष के दौरान और अपने आंदोलनों के दौरान देश के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भय को बाहर निकाला, उसी का आज जीता जागता उदाहरण है कि आज हम स्वतंत्रता के माहौल में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, गांधी जी ये कतई नहीं चाहते थे कि भारत देश तो आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारे देशवासियों के मन में एक भय पैदा रहे। वो भय मुक्त देश नहीं चाहते थे। गांधी जी ये आज़ादी के साथ साथ आज़ादी के बाद भारत का क्या स्वरूप होगा, इस पर अध्ययन करने वाले, इस पर चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। हर समाज का क्या योगदान होगा, हर समाज की क्या भूमिका होगी, उनके क्या क्या नियत स्थान होंगे, उनका कर्म क्षेत्र क्या होगा, और उनके अधिकार और आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के लिए वो स्थान क्या मिलेगा, इसके लिए गांधी जी ने बराबर काम किया। जी हाँ, बड़ा विवाद आता है जब गांधी जी को राष्ट्रपिता के तौर पर कहा जाता है, महात्मा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी गांधी जी की आलोचना नहीं होती थी। गांधी जी की आलोचना उस दौर में भी होती थी, लेकिन उस दौर की आलोचना बड़ी तार्किक होती थी, कुतर्क के साथ आलोचना नहीं होती थी। महात्मा का दर्जा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को दिया था, जबकि वो कई मामलों में महात्मा गांधी जी से असहमत रहते थे, लेकिन वो कहा करते थे कि मेरी सहमति और असहमति एक अलग स्थान पर है, लेकिन गांधी एक महात्मा के जैसे व्यक्तित्व हैं, इसलिए उनको महात्मा
का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा, राष्ट्रपिता किसी क्रांतिकारियों ने नहीं कहा। हाँ, राष्ट्रपिता उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद वह रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और उन्होंने साथ में यह भी किया, गांधी जी एक विराट व्यक्तित्व हैं, गांधी जी एक धैर्य और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। गांधी जी के साथ काम करने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। चूँकि वह धैर्य मेरे अंदर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ सिंगापुर आ गया और आज़ाद हिंद फौज का गठन मैंने किया। लेकिन गांधी जी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सारे क्रांतिकारी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता के तौर पर ही स्थापित रहेंगे, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गांधी जी ने विदेशों में भी वहाँ की सामाजिक अन्याय के खिलाफ कई आंदोलन किए। गांधी जी को जब पहली बार 1922 में जब जेल भेजा गया, 6 साल के लिए उनको जेल की सजा सुनाई गई। वो कर्तव्यनिष्ठ वचनबद्ध कितने थे, उसका एक जीता जागता एक प्रमाण है। जब 1922 में उनको सजा सुनाई गई, 6 साल की सजा सुनाई गई और जेल में उनको बीमारी के कारण 1.5 साल के लिए बाहर रिहा कर दिया गया, तब गांधी जी ने जेल के बाहर आने के बाद भी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा 6 साल की जो सजा सुनाई गई है, अगर मैं किसी भी आज़ादी के आंदोलन में या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता हूं तो यह उल्लंघन होगा। जब गांधी जी जेल में बंद थे तो हर राजनीतिक व्यक्ति को जेल में एक सुविधा की व्यवस्था होती है। तो ब्रिटिश अफसर ने जेल में कहा कि आप बताइए आपको क्या सुविधा चाहिए, आप क्या काम नहीं करना चाहेंगे, आप साफ सफाई नहीं करना चाहेंगे, झाड़ू नहीं लगाना चाहेंगे, श्रम नहीं करना चाहेंगे या पाखाना साफ नहीं करना चाहेंगे। तो इस पर गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे ये कोई सुविधा नहीं चाहिए, मैं सब कुछ करूंगा जैसा दूसरे अन्य कैदी करते हैं, लेकिन यदि विशेष छूट दी जा रही है तो मुझे एक विशेष छूट दी जाए कि मुझे पुस्तकालय से किताबों का इशू कराने की परमिशन दी जाए ताकि मैं किताबों को पढ़ सकूं। जी हाँ, ये वो दौर था। गांधी जी ने 1.5 साल के दरमियान 150 किताबें इशू कराई हैं। इसकी बाकायदा सूची है कौन कौन सी किताबें उन्होंने इशू कराई हैं। उन्होंने 1.5 साल के दरमियान 150 किताबों को पढ़ा। जी हाँ, गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का इसी से पता चलता है कि गांधी जी ने ऐसा, भारत सरकार के द्वारा ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में 1.5 करोड़ शब्दों को लिखा। जब दर्शन होगा तभी लिखा जाएगा, अध्ययन होगा तभी लिखा जाएगा, संघर्ष होगा तभी लिखा जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों को जिया होगा तभी लिखा होगा। जी हाँ, 1.5 करोड़ शब्द बहुत मायने रखते हैं। ऐसा आकलन किया जाता है यदि कोई व्यक्ति 20 साल तक लगातार प्रति वर्ष 75 पोस्ट कार्ड यदि लिखता है तब वो 1.5 करोड़ शब्द होते हैं। अब सोचिए साहब, 1.5 करोड़ शब्द किस विषय पे लिखे हुए, हर परिस्थिति पे, हर संघर्ष पे, हर व्यवस्था पर गांधी जी का समसामयिक दृष्टिकोण रहा है। बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पर एक तो सोवियत संघ का मामला भी देखने को मिलता है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन था वो भी गांधी जी की अहिंसात्मक नीति से प्रभावित हुआ। जी हाँ, अब्राहम लिंकन ने वहाँ युद्ध किया, रंग भेद नीति खत्म करने के लिए युद्ध किया और 16-17 राज्यों को हराया। लेकिन जब नेल्सन मंडेला वहाँ आए तो उन्होंने गांधी जी की अहिंसात्मक नीति को अपनाया। उन्होंने भी गांधी की तरह धैर्य का परिचय दिया, दूरदर्शिता का परिचय दिया, हर आंदोलन से जनता को जोड़ा। गांधी जी को भारत देश के परिदृश्य में न देखते हुए वैश्विक स्तर पर गांधी जी की अवधारणा की जा सकती है, क्योंकि भारत देश में के साथ साथ गांधी जी ने पूरे वैश्विक स्तर पर कई समाज सुधार आंदोलनों में भाग लिया। जी हाँ, एक छोटा सा एक गांधी जी का सफ़र हम लेके चलते हैं कि कौन कौन से आंदोलन गांधी जी ने किए। एक ऐसा वक्त था कि गांधी जी का वक्त एक गांधी युग के तौर पर कहलाने लगा।
तमाम क्रांतिकारी नेता थे, तमाम आज़ादी के आंदोलन के लोग थे, ऐसे ऐसे लोग थे जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन गांधी जी से प्रभावित होकर वह भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में कूदे। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, या कृपलानी जी हों, या टैगोर जी हों, विनोबा भावे जी, ये समकालिक नेता हैं। जी हाँ, एक बात करते हैं छोटी सी नोटिस पर कि गांधी जी की यात्रा कब कब कौन से सन में कौन से आंदोलन किए। अभी मैं केवल एक विस्तृत जानकारी, सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ, फिर इन आंदोलनों पे एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा ताकि गांधी जी जैसे व्यक्तित्व को हम समझा जा सके। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए और गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। और गांधी जी पहली बार जेल 1908 में गए और गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। और असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था वो 1922 में वापस लिया गया और कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी के अध्यक्षता में कांग्रेस थी और दांडी यात्रा 1930 में हुई और सबने अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और पूना समझौता भी 1932 में हुआ और हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि एक बृहद रूप ले चुका था वो 1942 में हुआ। जी हाँ, ये सूक्ष्म जानकारी आपके बीच थी। इन सभी आंदोलनों के बारे में एक विस्तृत सीरीज लेकर मैं आपके बीच आऊंगा ताकि गांधी जी के संघर्ष को समझा जा सके, गांधी जी के दर्शन को समझा जा सके। लगभग 150 देशों में आज गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा दूरदर्शिता के आधार पर उनको लगभग 150 देशों में आज गांधी जी की प्रतिमा स्थापित हैं और उनको आदर सम्मान के साथ गांधी जी का नाम लिया जाता है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जो जितने भी हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर किसी भी इन धार्मिक ग्रंथों के बाद यदि किसी व्यक्ति पर पूरे विश्व में लिखा गया है, जी हाँ, तो महात्मा गांधी हैं। एक ऐसी शख्सियत को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। गांधी जीवन जीने की शैली है, गांधी एक दर्शन है। हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को विदेशों में गांधी के देश के नाम से, गांधी की धरती के नाम से जाना जाता है। इसलिए गांधी को पढ़ना बहुत मुश्किल है, गांधी को समझना इतना आसान नहीं है। गांधी को पढ़ने और समझने के लिए हमें अपना एक जन्म भी कम पड़ सकता है, क्योंकि समसामयिक हर परिस्थिति पे, हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से बात करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से, इतनी कम समय में नहीं समझा जा सकता। जी साथियों, अगले वीडियो में मैं गांधी जी के द्वारा भारत देश में किए गए आंदोलन एवं उस समय के समसामयिक सभी क्रांतिकारियों का विस्तृत ब्यौरा लेकर मैं जरूर आऊँगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका इस तरह स्नेह मिलता रहेगा तो नई नई जानकारियों, रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। जय हिंद, जय जगत।